एक समय था जब रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि लोग बिना सोचे समझे इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर इस पूरे कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है, रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के निप्पॉन इंडिया कर दिया जाता है। अब निप्पॉन इंडिया जब नाम हो गया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा ना कि ग्लोबल बैंकिंग की वजह से अब ये और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मतलब रिलायंस म्यूचुअल फंड तो ऑब्वियस अच्छा रिटर्न दे रहा था, बट जब इसका नाम चेंज हुआ निप्पॉन इंडिया तो लोगों को ऐसा लगा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कि ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा टर्न आता है, एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस मोड़ की वजह से इन्वेस्टर्स का पूरा भरोसा पूरी तरीके से हिल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है रिलायंस म्यूचुअल फंड से। आज के टाइम में भारत के लगभग हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर आपको जियो का सिम मिल जाएगा। वैसे 2000 के अंदर में, सन 2000 के अंदर में रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम घर घर के अंदर पॉपुलर हो गया था। अब सन 2000 के आसपास जब म्यूचुअल फंड पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर, मतलब उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे। 2000 के बाद म्यूचुअल फंड पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे जो रिलायंस म्यूचुअल फंड था उसने पहले ही इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा, इतना एडवर्टाइजमेंट होने लगा रिलायंस म्यूचुअल फंड का, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था और ऑब्वियस है इसका नाम भी बहुत ज्यादा था, इसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बन चुका था। तो लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर। इसका नतीजा ये हुआ कि उस टाइम के अंदर में रिलायंस म्यूचुअल फंड टॉप 3 फंड हाउस में आता ही आता था। मतलब उस टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, इतने लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे इस म्यूचुअल फंड में कि हमेशा टॉप 3 फंड में आता ही आता था। लेकिन टाइम आता है 2019 का और 2019 के अंदर में सब कुछ बदल जाता है। जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर इतने लोग भरोसा करके बैठे हुए थे, उस रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदल जाता है। उसकी ओनरशिप एक जापानीज कंपनी निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के हाथ में चली जाती है। अब रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के कर दिया जाता है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। अब जब ऐसा होता है, जब नाम चेंज होता है, तो जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर, उन्हें ऐसा लगा ना कि ग्लोबल एक्सपर्टीज होने से अब ये फंड और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मतलब ये और बेटर रिटर्न देगा और बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है आने वाले सालों के अंदर में। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसका नाम चेंज हुआ, इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, बट इसका परफॉर्मेंस चेंज नहीं होता है। इसका परफॉर्मेंस वैसे ही रहता है जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर था। अब जो इन्वेस्टर्स उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इसका नाम चेंज हुआ है तो परफॉर्मेंस भी चेंज होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो अंडर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिए। बट जो इसका कंपटीटर्स थे, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, ये जो म्यूचुअल फंड थे ये कंसिस्टेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर दिए थे। बट वहीं पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक चुकी थी। बट टाइम आता है कोविड का, और कोविड के टाइम में ये म्यूचुअल फंड्स की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। बट कोविड के बाद एक ग्रोथ देखने को मिलता है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर, जो स्पेशली इसके स्मॉल कैप की कैटेगरी है, स्पेशली इसकी जो मिड कैप की कैटेगरी है एंड लार्ज कैप की कैटेगरी है, इनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलता है। अब जो इन्वेस्टर्स इस म्यूचुअल फंड से दूर जा रहे थे, पैसा निकाल के दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर शिफ्ट कर रहे थे, अब वो फिर से निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ आना स्टार्ट कर दिए। इसका क्रेज फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया 2022 के अंदर में, 23 के अंदर में, 24 के अंदर में ये फंड फिर से अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज के टाइम में भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं निप्पॉन इंडिया के। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एयूएम अभी के टाइम में 60,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अब ज्यादा एयूएम होने के बाद, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होने की वजह से वो फंड आज के टाइम में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। इन कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और कौन सी कैटेगरी के अंदर निप्पॉन इंडिया आज के टाइम में टॉप कर रहा है, निप्पॉन इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप निप्पॉन इंडिया के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यहां से वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। सबसे पहले हम इसके लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है। आप सोचिए लार्ज कैप के अंदर कहीं आपने सुना है कि 16% का रिटर्न मिलता है? इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है पूरे लार्ज कैप कैटेगरी में जो लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। अपने बेंचमार्क ने केवल 12.5% का ही दिया है एंड कैटेगरी एवरेज जो इसके बाकी के लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड है उनका एवरेज रिटर्न लगभग 14% का है। सोचिए इसका 16.5% का है। पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 24% से ज्यादा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें लगभग 21% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर दिया है। बट अगर आप यहां पे एक बार चेक करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में ये अपने
कैटेगरी के अंदर एक नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब 23 म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप जो कि 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें यहां पे भी एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करें तो यहां पे भी एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल की बात करें तो लगभग 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड 1 साल की बात करें तो लगभग 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी 6 महीने की बात करें 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 महीने के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप के अंदर हमेशा टॉप पे रहता है, हमेशा टॉप पे रहता है। इससे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है पिछले 10-12 साल के अंदर में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। तो अगर आप लार्ज कैप के इन्वेस्टर हैं और रिटर्न ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं 15 से लेकर 16% की लंबे टाइम के अंदर में, तो आप इस म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। इसका अभी के टाइम में फंड साइज लगभग 44,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो कि लार्ज कैप के अंदर ज्यादा मैटर नहीं करता है। वहीं पे अगर हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया। सोचिए एसआईपी के अंदर में, वो भी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? मिड कैप, बड़े बड़े मिड कैप, बड़े बड़े स्मॉल कैप आपको 18% का रिटर्न नहीं दे पाते हैं लंबे टाइम के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 26% का है। इसका मतलब ज्यादा बदलाव नहीं होता है इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर। ऑब्वियस सी बात है लार्ज कैप कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग 62% है। एंड मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर 7% और 3% है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर ऑब्वियस सी बात है बड़ी कंपनी जी आपको दिखने वाली है। एचडीएफसी बैंक हो गया जिसका लगभग 9% का वेटेज है, रिलायंस हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, आईटीसी हो गया। ये जो जाइंट कंपनी है ना, यही आपको दिखने वाली है। तो इसमें कोई भी आपको भारी गिरावट नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। एंड आखिरी में अगर बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के रिस्क रेशियो की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है और गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। बट शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.23 का है, कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। अब हम बात कर लेते हैं इसके मिड कैप कैटेगरी की। तो अभी के टाइम में लगभग 19% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। आप यहां पे अगर आप चार्ट के अंदर देखेंगे तो यहां तक तो आपको लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है कोविड तक। कोविड के बाद आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे तो लगभग 30% का रिटर्न दिया है, आसानी से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। क्यों बीट किया है? क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया था, नाम चेंज होके हो गया था निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। अब उसके बाद इसका परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ी बहुत आपको सुधार देखने को मिला है। 2 साल की बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 6 नंबर पर रैंक कर रहा है पूरे मिड कैप कैटेगरी के अंदर। 5 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के टाइम पीरियड में 9 नंबर पर रैंक कर रहा है एंड 1 साल के टाइम पीरियड में 7 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पूरे मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये फंड हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहता ही रहता है। एंड अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,90,000 रुपए से ज्यादा हो जाती और लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है। सोचिए एसआईपी के अंदर में आपको 22% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 9% का है, केवल 9% का है। इसका मतलब ना के बराबर पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव होता है। इक्विटी की बात करें तो 98% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें यहां पे देखिए 96 कंपनी होने वाली है एंड मिड कैप के अंदर ज्यादा वेटेज है। ऑब्वियसली मिड कैप का फंड है तो मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 कंपनी के अंदर आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। बीएससी सबसे ऊपर दिखेगा जिसका लगभग 3% का वेटेज है। उसके बाद है फोर्टिस हेल्थ केयर है, चोलामंडलम है, उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, परसिस्टेंट सिस्टम है, जो कि मिड कैप कंपनी है सारी की सारी। तो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। तो जब से फंड स्टार्ट हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लगभग 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 16 सितंबर 2010 को। तब से लेके अभी तक लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी में 14 नंबर पर रैंक कर रहा है। पिछले 15 साल की बात करूं तो 10 साल की बात करें तो लगभग 1 नंबर पर रैंक कर रहा है और लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल की बात करें तो 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी लंबे टाइम में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की, क्योंकि 10 साल में 1 नंबर पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्योंकि बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड आए हैं अभी के टाइम में, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं निप्पॉन इंडिया के मुकाबले। उसके बावजूद भी अगर अभी भी ये 10 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है तो बहुत ही बड़ी बात होती है। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 4,35,000 रुपए से ज्यादा हो जाती एंड लगभग आपको 24% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और अभी तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो 10 साल
के टाइम पीरियड में 24% का आपको रिटर्न दिया हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 12% का है, केवल 12% का है स्मॉल कैप कैटेगरी होने के बाद भी, मतलब ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 95% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 237 हैं। पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनी है और इस इकलौते म्यूचुअल फंड के अंदर 237 कंपनी है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि फंड मैनेजर को ज्यादा दिक्कत हो रहा है पैसा मैनेज करने के लिए, इसीलिए ज्यादा कंपनीज को लेकर रखा हुआ है, इसीलिए इसने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करके रखा हुआ है। आप इसमें लमसम नहीं कर सकते हैं, केवल अभी के टाइम में एसआईपी ही कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में दिक्कत ये कॉमन है, अगर ज्यादा पैसा आ जाए ना फंड हाउस के अंदर तो स्मॉल कैप फंड को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगभग 45%। वहीं अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया दिखेगा, जिसका लगभग 2% का वेटेज है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद किर्लोस्कर है। मतलब इसमें आपको छोटी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है टॉप 10 के अंदर, तो इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वेटेज ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है 237 कंपनी है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ज्यादा वेटेज आपको नहीं दिखने वाला है। एंड आखिरी में इसके मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पिछले लगभग 12 साल के अंदर में आपको 17% का रिटर्न दिया है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर दिया है। यहां पे भी अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो लगभग फ्लैट चार्ट है कोविड तक इस फंड ने आपको लगभग ना के बराबर रिटर्न दिया है। कोविड के बाद मल्टी कैप का फंड भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देना स्टार्ट किया है, जो कि आपको 5 साल के टाइम पीरियड में साफ साफ दिख रहा है। लगभग 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज ने केवल 24% का रिटर्न दिया है। मतलब आसानी से कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। अगर आप यहां पे ध्यान से चेक करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में अभी भी लगभग 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे मल्टी कैप के अंदर, 3 साल की बात करें तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल की बात करें तो 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर टॉप 5 के अंदर रैंक करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए एसआईपी के अंदर में अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए हो जाती एंड लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, जो कि बहुत ज्यादा होता है स्पेशली मल्टी कैप के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो फिर से बहुत ज्यादा कम है, 19% का है। मतलब कुल मिलाकर यहां पे एक बात तो दिख रही है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का ज्यादा नहीं है। मतलब फंड मैनेजर एक कंपनी को उठा रहा है तो उसको लंबे टाइम तक होल्ड कर रहा है, ज्यादा बदलाव नहीं कर रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी के अंदर 98% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें लार्ज कैप का वेटेज अभी के टाइम में लगभग 31% का है। सबसे ज्यादा लार्ज कैप की कंपनी होने वाली है एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स 130 हैं। अब 130 कंपनी भी बहुत ज्यादा होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, तो ये म्यूचुअल फंड ज्यादा कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, जिससे क्या होता है ना कि डिपेंडेंसी बहुत ही कम हो जाती है। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक है, ऑब्वियस है लार्ज कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है, तो केवल 5% का वेटेज है। एक्सिस बैंक का लगभग 3% का है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है टॉप 10 के अंदर। अब ये सवाल निकल के आता है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कैटेगरी आपके लिए बढ़िया होने वाली है। तो देखिए हमने 4 म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज किया है, इसके स्मॉल कैप को, मिड कैप को, लार्ज कैप को एंड मल्टी कैप को। अब यहां पे स्मॉल कैप के अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप केवल एसआईपी करिए, बट मैं बोलूंगा आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से दूर रहिए। स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो आपका अगर गोल लंबे टाइम का है तो आप दूसरे स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हैं, बट इसकी जो बाकी कैटेगरी है लार्ज कैप है, लार्ज कैप सबसे बेस्ट होने वाला है। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप आज के टाइम में सबसे बेस्ट फंड है, तो अगर आप लार्ज कैप की तलाश कर रहे हैं ना तो निप्पॉन इंडिया से बेटर लार्ज कैप आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा आप मल्टी कैप में जा सकते हैं, मल्टी कैप भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि मल्टी कैप के अंदर भी लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है मल्टी कैप का। एंड अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपका गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल का है तो आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप की तरफ भी जा सकते हैं, बट मैं स्मॉल कैप को आपको इग्नोर करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अब उतना परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिलने वाला है जितना पहले मिल रहा था, क्योंकि इसका लमसम बंद हो चुका है। फंड मैनेजर अब सेफ जाना पसंद कर रहा है, 250 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आप खुद सोच के देखिए ना, 250 कंपनी यानी कि पूरे इंडेक्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो इससे अच्छा आप इंडेक्स के अंदर ही चले जाइए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड को रखना जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखे, तो आप जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप या मल्टी कैप या मिड कैप के अंदर। ये अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए आप इन म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। हाँ, लंबे टाइम के अंदर में आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ अच्छा खासा ग्रोथ भी मिल सकता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, निप्पॉन इंडिया का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। क्या आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइएगा, और कब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इस पूरे सीरीज का 5वां एपिसोड था। अगले एपिसोड में हम किसी अलग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस म्यूचुअल फंड को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हो सकता है आपका भी म्यूचुअल फंड उस एपिसोड के अंदर हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं
अगले एपिसोड के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।